हेलो हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं, भारतीय भूगोल, उसमें भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर मेरा चल रहा था, ठीक है। और उस भारत का भौतिक स्वरूप वाला जो चैप्टर है उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया हूँ उस पर एक मिनट बात कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि भारत को कितने भौतिक विभाजन में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से हम लोग किस किस पर बात कर लिए हैं। तो उत्तर का हिमालय पर्वत, इस पर हम चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। आइए इस मानचित्र पर देखते चलते हैं कि कौन भौतिक स्वरूप कहां पर किस ओर विस्तार है, ठीक है उसका। तो उत्तर का हिमालय पर्वत जो है, आप यहां देखे होंगे कि हिमालय के 3 श्रेणियों के बारे में हमने अध्ययन किया है, ठीक है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय या शिवालिक। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का पठार, यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहाँ है, यह देखिए रेड कलर से यहाँ बना हुआ है, यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ठीक है ना। इस पर हमने विस्तार रूप से चर्चा कर लिया। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, जितने हैं सारे चीज चर्चा कर लिए हैं। उसके बाद द्वीप समूह, द्वीप समूह जैसे कि इधर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और इधर अरब सागर में इधर लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो ये सारी लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितने भी हैं हम उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत का मैदान। कौन सा है ये उत्तर भारत का जो मैदान, ठीक है ना। आप उसको हेडिंग डाल दीजिए कि उत्तर भारत का मैदान, और इस पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और इस मानचित्र के सहारे और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है, उस पर हम एक एक करके चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। मानचित्र के साथ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए उससे जितने प्रश्न एराइज हो सकते हैं हम उस पर पूरा आज चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें और आइए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत का मैदान जो है वह सबसे पहले आप ये हेडिंग डालिए कि स्थिति, उसकी स्थिति क्या है, मतलब वह कहाँ स्थित है। तो इस मानचित्र पर यानी भारत के मानचित्र पर हमको पढ़ना क्या है, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है ना। यह उत्तर भारत का मैदान जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह कहाँ स्थित है हमारे भारत देश में, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिणी सिरा जो शिवालिक है, यानी कि उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में यह जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार देख रहे हैं रेड कलर से जो बनाया हुआ है, यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। यानी कि हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार, उसके मध्य वाला भाग जो बीच वाला भाग है उसी को उत्तर भारत का मैदान कहते हैं, ठीक है ना। उत्तर भारत का मैदान कहाँ है, आप मानचित्र आपके दिमाग में बैठ गया होगा कहाँ है, ठीक है ना। यानी कि हिमालय पर्वत उत्तर में और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार, उसके बीच वाले भाग को उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। समझ गए होंगे आप। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि उत्तर भारत का मैदान, इतने विशाल मैदान, इसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल अभी मैं सब पर चर्चा करूंगा। पहले इसकी स्थिति को समझ लिए, उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ, आखिर बीच में यहाँ पर समतल मैदान कहाँ से आया, ठीक है ना। हिमालय पर्वत कैसे बना ये तो हम भली भांति जान चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहाँ से आया, इसकी निर्माण कैसे हुई, ये भी हमने जान चुका है। तो अब आगे देखना है कि यह हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे में यहाँ पर विशाल मैदान का निर्माण कहाँ से आया, ठीक है ना। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं, आइए समझते हैं इसको कि इसका बीच में इतना बड़ा विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो आप ये जानते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, बीच में टेथिस भूसनती था और प्रायद्वीपीय भारत का ये जो भाग था उधर खिसकते चला गया उत्तर पूर्व की तरफ, और टेथिस भूसनती में स्थित मलबे में वलन पड़ने के कारण भी इसका निर्माण हुआ है। कोबर का भूसनती ये बताते हैं, या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी बताता है कि यहाँ पर टेथिस भूसनती था। तो ये हुआ कि जैसे आप ये मान लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यह बीच में कुछ गैप बच गया था, बीच में कुछ धंसा हुआ भाग बच गया था। उसके बाद हिमालय की ये 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ, ठीक है। यह बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। लेकिन हुआ क्या, इसको मान लीजिए कि आप उत्तर, नॉर्थ, इसको मान लीजिए साउथ, ऐसे समझिए कि यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार वाला भाग है। यह बीच में जो टेथिस भूसन्नति के बाद कुछ खाली जगह बच गया था वो है, और उसके बाद यह शिवालिक, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय,
उत्तर से दक्षिण में आप इसको ऐसे समझेंगे कि बीच में खाई था, लेकिन यहाँ पर समतल मैदान कैसे हो गया। तो आप ये समझिए कि जितनी भी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है ना, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, अतीत काल में बहुत सारी नदियां निकलती थी, यहाँ से नदियां निकलती हैं और ऐसे बहते बहते नीचे दक्षिण की ओर आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये नदियां जो हैं जब पहाड़ पर से उतरती हैं, पर्वतों से नीचे जब उतरती हैं, तो अपने साथ पहाड़ को काटते हुए मिट्टी, बालू, कण या कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े चट्टान, गोलाश्म भी अपने साथ बहा करके लाते हैं। फलस्वरूप होता क्या है कि यहाँ से जितने भी नदियां नीचे की ओर उतरती हैं जब पहाड़ से, तो उसकी वेग जो है, यानी उसकी गति, नदियों की धार की गति बहुत तेज होती है। तो पहाड़ में से बड़े बड़े चट्टान को तोड़ देते हैं, ठीक है, बड़े बड़े चट्टान को तोड़ करके और उसको अपने साथ बहा करके लाते हैं, और नदियों के द्वारा जो भी अवसाद, उसको क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं, जिसमें मिट्टी, बालू, कण, कंकड़, पत्थर जो आते हैं, वो अवसाद को ला करके यहाँ पर जमा करते चले गए। क्या होते चला गया, यहाँ पर निक्षेपण क्रिया होते चला गया, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों अपने साथ लाए गए अवसाद को इसमें निक्षेपित करते गया, और फलस्वरूप यहाँ पर एक समतल मैदान का निर्माण हो गया। तो आप ये समझ गए होंगे यहाँ पर मतलब कि बीच में समतल मैदान कहाँ से आया, आप ये समझ गए होंगे। वैसे प्रायद्वीपीय भारत की पठार से भी कुछ नदियां यहाँ पर निकलती हैं जो इसी समतल मैदान की ओर बहती हैं, लेकिन इतने बड़े विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख 3 नदियों के माध्यम से हुआ है, ठीक है। 3 नदियों मतलब नहीं बोल सकते उसको, 3 नदी तंत्र, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है, और ये देखिए सिंधु नदी तंत्र। हालांकि सिंधु नदी तंत्र का विस्तार, बहाव जो है ज्यादा करके पाकिस्तान में चला जाता है, लेकिन सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है चेनाब, रावी, झेलम, सतलुज, ब्यास जो है वो सब भारत से होकर के जाती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के द्वारा भी यहाँ पर समतल मैदान का निर्माण किया गया है। उसके बाद गंगा नदी तंत्र और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है ना। तो इन सारी नदियों के द्वारा यहाँ पर मध्य में उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझे होंगे कि बीच में समतल मैदान कहां से आया है। देखिए ज्योग्राफी अब जब तक उसको समझ करके नहीं पढ़ेंगे तो रटने से कोई फायदा नहीं है, आपके दिमाग से उतर जाएगा, ठीक है ना। जिसको रटना नहीं है, एक एक चीज को समझते चलना है। यह स्थित कहाँ है, तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के मध्य में, और उसके बीच में ये इतने बड़े विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए कि हिमालय से निकलने वाली, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नदियां, बहुत नदियां, सैकड़ों नदियां यहाँ से निकलती हैं और अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं, और बीच में क्या हुआ कि अपने निक्षेप को बिछाते चल जाती हैं। हाँ, इसमें एक चीज और समझना है, यहाँ पर निक्षेपण क्यों हो जाता है, अवसाद यहाँ पर जमा नदियां क्यों कर देती हैं, क्योंकि पहाड़ से जब, पर्वतों से जब उतरती हैं तो इनका वेग अधिक होता है, लेकिन जैसे ही पर्वत से उतरने के बाद नीचे जब यहाँ पर देखिए मैदानी इलाका में जब प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो इसकी गति मंद हो जाती है और अपने साथ लाए हुए जो अवसाद होते हैं उसको बहाने में वो सक्षम, मतलब उतने वेग के साथ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का जमा हुआ मैदान का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए अब इसके बारे में और जानते हैं। ये तो हम इसका निर्माण समझ गए कि हिमालय पर्वत के नीचे इतने बड़े विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। आइए अब आप नोट कीजिए, ठीक है ना, कि पूरब से पश्चिम, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम तक उत्तर भारत के मैदान कुल 3200 किलोमीटर में विस्तृत है। कितने, 3200 किलोमीटर में विस्तृत है। यह कहां से, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो औसतन इसकी चौड़ाई जो है, ये इसकी लंबाई हो गया, ठीक है, और औसतन इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो आप एक एक चीज को समझते चलेंगे। एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आता है कि उत्तर भारत के मैदान की लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी है,
तो 3200, 3200 किलोमीटर ये लंबाई, और उसकी चौड़ाई कितनी है तो 150 से 300 किलोमीटर। ये 150 से 300 किलोमीटर का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई जो है सभी जगह समान है, सभी जगह समान नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। कहीं पर इसकी चौड़ाई अधिक है तो कहीं पर कम है। आप एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे कि उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई जो है वह पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ते जाती है, ठीक है ना। यानी कि पूरब में इसकी चौड़ाई कम है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है। आप इसको पॉइंट, अगला पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी कॉन्सेप्ट चेक एग्जाम में करता है कि आप भारत के धरातलीय स्थिति को आप कितना अच्छा से समझते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है कि उत्तर भारत का जो मैदान है उसकी लंबाई की क्या स्थिति है, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर लंबाई में कैसा परिवर्तन आता है, बढ़ता है या घटता है, ठीक है ना। तो पूरब से पश्चिम में इसकी लंबाई बढ़ती है, यानी कि चौड़ी है, ठीक है ना। यानी कि पूरब में लंबाई नहीं, चौड़ाई, पूरब में चौड़ाई कम है और पश्चिम में चौड़ाई इसकी अधिक है। आप ऐसे भी देख रहे होंगे, यहां से आप इस मानचित्र को समझिए, आप इसमें भूलेंगे कभी नहीं। आप देखिए भारत मेरा इधर ज्यादा चौड़ा है, इधर पतला हो गया है ना पूरब में, ये तो आपका बांग्लादेश का ये भाग है, ठीक है ना। तो भारत मेरा यहाँ पर एकदम पतला हो गया है इस तरह से, अरुणाचल प्रदेश के पास में या असम में। तो इस प्रकार से इधर कम चौड़ा है और इधर जैसे जैसे पश्चिम की ओर आएंगे इसकी चौड़ाई बढ़ते जाएगी। तो आप मैप से ही ध्यान में बैठा लेंगे कि पश्चिम में इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई अधिक है और पूरब में इसकी चौड़ाई कम है। और इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया 7 लाख वर्ग किलोमीटर में यह उत्तर भारत का मैदान फैला हुआ है। उत्तर भारत का मैदान कितने में फैला हुआ है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ये लगभग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे और मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं उसको हूबहू नोट करते जाएंगे, एक एक पॉइंट से प्रश्न आगे बनते जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हाँ, एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए कि जब नदियां अपना काम निरंतर करती है तो हमेशा लगातार वहां पर जलोढ़ मिट्टी का वहां पर निक्षेपण होते रहता है। जो भी यह मैदानी इलाका है, यहां पर ऐसा नहीं कि अभी तक नदियां बिछा चुकी हैं मिट्टी को और अब आगे का काम जारी नहीं है, यह निरंतर यह काम आज भी चल रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि जलोढ़ निक्षेप का जो है उसकी गहराई जो है लगभग 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर इसकी गहराई है। किसका, जलोढ़ निक्षेप का। जलोढ़ निक्षेप का गहराई कितना है, 1000 से 2000 मीटर। एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि इस उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ निक्षेप का जो है उसकी गहराई या मोटाई कितनी है, तो 1000 से 2000 मीटर तक, ठीक है ना। यानी कि इसके धरातल से 1000-2000 मीटर तक अगर जो खुदाई करेंगे तो हमको वही जो जलोढ़ निक्षेप का जो जमा होता है वही मिट्टी यहां पर मिलेगा। चलिए अब आगे इसमें नेक्स्ट देखते हैं इसका विभाजन। क्या समझना है अब इसका, इस विभाजन समझिए। मतलब कि क्षेत्रीय विशेषता या स्थलीय बनावट, ठीक है ना, स्थलीय बनावट बोल सकते हैं। स्थलाकृति बनावट या धरातलीय विशेषता के आधार पर, धरातलीय विशेषता अब लिखेंगे, धरातलीय विशेषता के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप लिखेंगे कि धरातलीय विशेषताओं के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है, आइए नोट करते हैं। भाबर, तराई, भाबर तराई, ठीक है, खादर और बांगर, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए कि उत्तर भारत के मैदान को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, खादर और बांगर। अब
ये क्षेत्रीय विशेषता है, यानी कि वहां के धरातलीय बनावट या स्थलाकृति बनावट, उस समतल मैदान में भी धरातलीय बनावट विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उस धरातलीय बनावट के आधार पर या धरातलीय विशेषता के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आप देखिए भाबर, भाबर क्या है और यह इस कहां पर स्थित है, इसको समझिए। यह जो मानचित्र देख रहे हैं आप, ये तो जानते हैं कि यहाँ पर हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय या शिवालिक। तो यहाँ देखिए रेड कलर से जो हम बनाए हैं यह शिवालिक श्रेणी बना है। कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी। इस शिवालिक श्रेणी के गिरिपाद से, ठीक है ना, यहाँ पर भाबर का निर्माण है, ठीक है ना। यहाँ पर भाबर प्रदेश पाया जाता है। शिवालिक के गिरिपाद के समानांतर आप लिखेंगे, शिवालिक श्रेणी के गिरिपाद के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर 8 से 16 किलोमीटर 8 से 16 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है जो कंकड़ीली है, ठीक है ना। बड़े बड़े गोलास्म का या कंकड़ पत्थर का वहां पर जमाव होता है। वैसे भूभाग को, वैसे क्षेत्र को भाबर बोलते हैं, ठीक है। या कहां पर स्थित है? तो शिवालिक श्रेणी के गिरिपाद से, ठीक है ना, शिवालिक श्रेणी के समानांतर उसके गिरिपाद। गिरिपाद का मतलब क्या होता है? गिरि मतलब होता है पर्वत और पाद का मतलब होता है उसके पैर के पास से, यानी कि उसके नीचे से। यानी कि शिवालिक श्रेणी का जहां पर पर्वत का समाप्त नीचे वाला धरातल जो स्थल होता है उसके जस्ट नीचे से लेकर के और 8 से 16 किलोमीटर तक वहां पर किस प्रकार का स्थलाकृति है? भाबर प्रदेश कहे जाते हैं। यहां पर की बनावट कैसी है? तो देखिए काले कलर से आपको देख रहे हैं, ये काला कलर से जो भी बनाया गया है या बड़े बड़े गुलास्म को दिखाया गया है, पत्थर के चट्टान को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो पत्थर के चट्टान से बने हुए जो भी क्षेत्र है उस प्रदेश को भाबर प्रदेश कहा जाता है। इसकी एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है कि हिमालय से उतरने वाली जो भी नदियां हैं, हिमालय से उतरने वाली जो भी नदियां हैं, जैसे देखिए यहाँ से गंगा, मतलब कि जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो यहाँ पर पहुंच करके, कहां पर, और यह पत्थर किसके द्वारा लाया गया है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, आइए थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये समझिए आप, ये समझिए कि यहां से कोई नदी निकल रही है, ठीक है। यहां से कोई नदी अपने साथ बहा करके क्या लाई? कंकड़ पत्थर, ठीक है। यानी कि नदी जब यहां से निकलती हुई, हमने जस्ट बताया था पीछे कि अपने साथ नदी का इतना तेज वेग होता है, जब पहाड़ पर से, पर्वत पर से जब नदियां नीचे उतरती हैं तो उसकी गति इतनी तेज होती है कि उसके रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं बन सकता है। उसके बीच में जो भी चीज पड़े, या पेड़ पौधा या बड़े बड़े चट्टान पत्थर कुछ भी पड़े, उसको काटते छाटते नदियां बहुत ही मतलब शोरगुल करते हुए नीचे की ओर उतरती है, ठीक है। तो जैसे ही पर्वत से नीचे उतरती है, समतल मैदानी भाग में जब यहाँ पर प्रवेश करती है नदियां, तो जितना स्पीड, जितना वेग उसका ऊपर होता है वो वेग अचानक से कम हो जाता है। और कम होता है तो क्या होगा कि जो भी कंकड़ पत्थर या बड़े बड़े चट्टान टकरा, मतलब कि वहां से पानी के वेग से या इसमें मतलब एक दूसरे में टकराते हुए पत्थरों का आकार जो होता है वह गोला बन जाता है। कैसा बन जाता है? गोला। आप देखे होंगे कभी भी नदी किनारे या जब कभी बाढ़ वगैरह आता है तो उसके बाद देखेंगे कि पत्थर जो है बहुत चिकना चिकना मिलता है नदी किनारे पर, ठीक है ना। या जहां जब बाढ़ का पानी जब समाप्त हो जाता है तो वहां पर देखेंगे कि पत्थर जो है बहुत गोला गोला, ठीक है ना, चिकना चिकना पत्थर आ जाता है। तो गोला होता कैसे है? कोई इंसान तो करता नहीं है उसको, वो वही एक दूसरे में टकराते हुए, पानी के वेग में टकराते हुए, और उसका आकार जो है गोला हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो उसी प्रकार के गोलास्म यहाँ पर जमा हो जाते हैं। अब अचानक जब उसका वेग कम होगा तो बड़े बड़े चट्टान जो लेकर के अपने साथ नदियां आई है तो उसका यहाँ पर निक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर निक्षेपण हो गया। अब देखिए यहाँ पर गोलास्म का, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का, चट्टानों का निक्षेपण हो गया, कंकड़ पत्थर का निक्षेपण हो गया। अब यहां से नदियां जो भी आएंगी तो क्या होता है? गोलास्म का जब निक्षेपण हुआ है तो ऐसा नहीं कि पूरा क्या बोलते हैं सघन दीवार बन गया है, ऐसा बात नहीं है। बीच बीच में इसके दरारें होते हैं और यहां से पानी जस्ट उसके नीचे नीचे बहना शुरू हो जाता है। नदी का जो जल है वह ऊपर से न बह करके नीचे से ही बहना शुरू होता है। तो इससे क्या यहां पर निष्कर्ष निकला कि भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं।
ठीक है ना। पहाड़ से उतरने वाली नदियां खुद अपने द्वारा बनाए गए जो यह क्षेत्र है भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनता है कि किस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं या ऊपर सतह पर दिखाई नहीं देती हैं। ऑप्शन दे देगा आपको ये 4। आप अगर जानेंगे तो भाबर में सही टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप समझ गए होंगे कि भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं और क्यों, और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो नदियों के द्वारा लाए गए चट्टान या गुलास्म जो है वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, चूंकि नदियों का वेग। अब देखिए, अब यहां से क्या होगा, यहाँ जितने बड़े बड़े थे यहीं पर रुक गए, और जिस चीज को नदियां अपने साथ बहा करके ले जा सकती हैं, जैसे छोटे मोटे गाद जो हैं, बालू के कण जो हैं, वो तो यहाँ से पास हो जाएंगे और उसको नदियां अपने वेग से बहा करके और आगे ले जाएंगी, तो उसका निक्षेपण और आगे तक होगा। जैसे जैसे नदी का वेग कम होते जाएगा, जैसे जैसे नदी का वेग कम होते जाएगा, क्या होगा, ये निक्षेपित होते जाएगी। और यही कारण है कि नदियां जब लास्ट में जब अपने समुद्र में जब पानी गिराने लगती है तो लास्ट में यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ये सब हम चर्चा अभी बाद में करेंगे, अभी हम ये समझा रहे थे, ठीक है ना, कि नदियों के द्वारा कैसे कंकड़ पत्थर या गाद को बहा करके लाया जाता है और कैसे उसका निक्षेपण होता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि भाबर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। एक बार इसमें क्या क्या पॉइंट है फिर से समझ लेते हैं। भाबर जो है शिवालिक के गिरिपाद के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर में यह विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें कंकड़ पत्थर युक्त बड़े बड़े गुलास्म से निर्मित यह प्रदेश है, जिसके चलते हिमालय से उतरने वाली नदियां यहां पर स्वतः विलुप्त हो जाती हैं, यानी सतह पर दिखाई नदियां नहीं देती हैं। और यह जो है कृषि कार्य योग्य जमीन भूमि नहीं होती है। ऐसे आप देख रहे हैं कंकड़ पत्थर बड़े बड़े चट्टान होते हैं, यहाँ खेती कैसे हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तराई, तराई है भाबर के दक्षिण में, यानी कि शिवालिक के दक्षिण में। यहां देखिए, शिवालिक के दक्षिण में भाबर और भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर, भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर में विस्तृत, वही भाबर के समानांतर, ठीक है ना, भाबर के समानांतर 15 से 30 किलोमीटर में विस्तृत, 15 से 30 किलोमीटर में विस्तृत वैसा भूभाग जो हमेशा दलदली होता है और यहां पर विलुप्त नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। जो नदियां भाबर प्रदेश में विलुप्त हो चुकी थी वह जैसे ही तराई में प्रवेश करेंगे वहां पर ये नदियां दिखाई देने लगती हैं, लेकिन नदियां का कोई एक धारा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, चट्टान से जब नदियां बाहर निकलेगी आगे चल करके तो कोई एक धारा में नहीं निकलती है, उसको जैसे जैसे जहां पर पानी निकासी का जगह मिला वहीं से नदियां पूरा फैला हुआ आकृति में वहां से निकलती हैं। तो आप ये समझ गए कि तराई क्या है। भाबर प्रदेश के समानांतर उसके दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्र हैं जो हमेशा दलदली होते हैं। और दलदली क्यों होते हैं, यानी कि वहां का जमीन एकदम गीला होता है, उस टाइप से क्यों होता है, क्योंकि वहां पर नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं, लेकिन कोई एक धारा में प्रकट नहीं होती। अगर एक धारा में प्रकट होती तो एक जगह नदी का आकार बनता, लेकिन वहां पर नदियां का पानी पूरा फैला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो नदियां का विस्तार पूरा चारों तरफ फैला हुआ रहता है, तो जितने दूर तक पानी फैला हुआ है सभी एरिया दलदली होते हैं। तो तराई वाला भाग, ऐसे भी तराई आप शब्द से भी समझिए, जैसे कोई भी चीज का तराई करना है मतलब उसको पानी में पटा दिए, उसको गीला कर दिए तो तराई हो गया ना। यानी कि आप देखते होंगे घर भी मकान बनता है तो लोग क्या करते हैं, तराई करते हैं। तराई मतलब उसको पानी से पटाया जाता है, पानी से भिगाया जाता है, तो वही चीज है तराई जो है, यानी कि इस क्षेत्र में पानी हमेशा चारों तरफ फैला हुआ रहता है और वही नदियां प्रकट होती हैं जो भाबर में विलुप्त हो जाती हैं। तो इस नदियों के कारण यहाँ का क्षेत्र दलदली हो जाता है और यह क्षेत्र जो होता है वह प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति के लिए यह बहुत अच्छा क्षेत्र होता है जहां पर अपने आप प्राकृतिक वनस्पति उगते हैं और उसका विस्तार होते रहता है। उसके साथ साथ यह क्षेत्र जो है जीव जंतु के लिए भी विशेष करके जाने जाते हैं। वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ही पाए जाते हैं और मच्छर की भी संख्या वहां पर बहुत अधिक होती है, मच्छर पेटी भी इसको कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी कभी कभी आ जाता है कि किस मैदानी प्रदेश में, उत्तर भारत के कौन से क्षेत्र में मच्छरों की पेटी अधिक पाई जाती है, तो वो तराई वाले में, क्योंकि जहां पर पानी का जमाव होगा वहां पर तो मच्छर होंगे ही। और यहाँ पर अभी की क्या कंडीशन है, अब इस तराई वाले क्षेत्र में सरकार कृषि कार्य हेतु वहां पर मतलब उस भूभाग को कृषि के
उपजाऊ के लिए या कृषि फसल के योग बनाने में अपना योगदान दे रही है। ठीक है ना। चलिए, तो तराई आप समझ गए होंगे। आइए एक बार तराई में आप नोट करके क्या क्या लिखेंगे मैं ये बता देता हूँ। तराई प्रदेश जो है वह भाबर के दक्षिण में भाबर प्रदेश के समानांतर 15 से 30 किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में या इस प्रदेश में भाबर में विलुप्त नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। अगला पॉइंट, यह प्रदेश हमेशा दलदली होती हैं और यहाँ पर नदियां कोई एक मुख्य धारा में न प्रकट होकर के पूरा चारों तरफ फैला हुआ रहती हैं। और तराई प्रदेश में जो है प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए काफ़ी अनुकूल होता है और यहाँ पर जंगली जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं और मच्छरों की पेटियां भी यहाँ पर अधिक होती हैं, लेकिन मच्छर भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण कभी कभी यहाँ महामारी भी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। खादर। खादर जो है इसका नाम से ही लग रहा है, खादर वैसे क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है ना। खादर वैसा क्षेत्र है जहां पर, ठीक है ना, जहां पर वर्षा का पानी यानी बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है। यानी कि मैदानी भागों में भी वैसा क्षेत्र जो कुछ नीचे मतलब कि ऊंचा स्थान पर न होकर के कुछ धंसा हुआ भाग में होता है, वैसे क्षेत्र को खादर क्षेत्र बोलते हैं। जैसे देखिए मैं फिगर बनाता हूं, उसमें आप समझ लेंगे। आप इसको देखेंगे ध्यान से, नदियां यहां से बह करके ऐसे आ रही है। ठीक है, इसको मान लीजिए कि यह नदी है। किस में बह रही है नदी? थोड़ा सा गड्ढा वाला क्षेत्र में। ठीक है ना, हल्का सा धंसा हुआ भाग में। तो उससे क्या होगा कि यहां पर जो नदियां बह रही हैं, तो जब हर बार जब बरसात के मौसम में या किसी भी कारणवश जब इसमें बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से क्या होगा कि इसका पानी जो है कुछ ऊपर तक फैल जाएगा। बाढ़ का पानी जो है कुछ ऊपर तक फैल जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ ऊपर तक जब फैलेगा तो जिस क्षेत्र तक बाढ़ के पानी पहुंच जाता है, वहां पर प्रत्येक वर्ष नए जलोढ़ का निक्षेपण होता है। ठीक है ना, तो खादर जो होता है जहां पर बाढ़ की पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाती है और उसके चलते वहां का मिट्टी हमेशा नया होते जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष वहां पर नए जलोढ़ पाए जाते हैं, नए जलोढ़ का निक्षेपण हो जाता है, नए जलोढ़ मिट्टी का वहां पर बिछाव हो जाता है। तो वैसे क्षेत्र को खादर बोलते हैं और वह फसल उत्पादन के लिहाज से यह बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। ऐसे भी खादर, ठीक है ना, खादर इसका नाम है। खादर से समझिए आप खाद से। ठीक है ना, तो नदियों के द्वारा जो भी जलोढ़ मिट्टी बहा करके लाई जाती है, तो उस मिट्टी का निक्षेपण प्रत्येक वर्ष जिस भूभाग पर हो जाता है, यानी कि जिस भूभाग तक बाढ़ की पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है और वहां पर नया जलोढ़ का निक्षेपण होता है, वैसे भूभाग को, वैसे क्षेत्र को या वैसे मैदान को खादर मैदान कहते हैं। समझ गए आप? यहां आप समझ गए होंगे कि खादर क्या होता है। और बांगर जो है जस्ट उसके विपरीत है। बांगर, इसको समझिए, जस्ट इसके विपरीत, यानी कि वैसा भूभाग जहां पर बहुत वर्षों पहले, यानी कि पुराने जलोढ़ निक्षेप वाले को, ठीक है ना, नए जलोढ़ निक्षेप को क्या बोलेंगे? खादर, और पुराने जलोढ़ निक्षेप को बांगर। यानी कि ये भी जलोढ़ निक्षेप ही होता है, लेकिन पुराने जलोढ़ निक्षेप। इसका मतलब क्या है कि नदियां जो है अपना मार्ग बदलते रहती हैं। ठीक है ना, तो एक समय, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये नदी है, एक समय है कि इस क्षेत्र में भी बह रही है और यहां पर निक्षेपण हुआ। क्या हुआ? यहां पर निक्षेपण हुआ, तो इस क्षेत्र पर निक्षेपण होते चला गया जलोढ़ का। फिर नदियां अपना रास्ता हो सकता है कि बदल करके इधर आ गया। ठीक है ना, तो नदी का रास्ता जब इधर बदल गया तो यहां अब इधर निक्षेपण होगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो है निक्षेपण बहुत वर्षों पहले हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे भूभाग को, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? बांगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले जलोढ़ का निक्षेप हुआ था, लेकिन बहुत वर्षों से यहाँ पर नए मिट्टी का परत नहीं बैठ रहा है, यानी कि नए मिट्टी का परत का जमाव नहीं हो रहा है। वही पुराना जलोढ़ निक्षेप है, वही मिट्टी का कटाव हो रहा है, बल्कि उसका क्षरण होते जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि खादर और बांगर क्या है। खादर जो है नए जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण वाला क्षेत्र होता है, और बांगर जो होता है पुराना जलोढ़
पुराने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण वाला क्षेत्र होता है। खादर जो होता है वह उपजाऊ भूमि के रूप में जाना जाता है, और बांगर जो होता है वह अनुपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। इसका नाम है बांगर, आप इसको याद रखिएगा। बांगर मतलब खराब भूमि, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए कि बांगर का मतलब खराब भूमि, खराब जमीन जहां पर खेती नहीं हो सकता है, ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। यह अनुपजाऊ भूमि होता है, यह उपजाऊ भूमि होता है। तो खादर और बांगर समझ गए होंगे। और इसी में बांगर की कुछ और विशेषता है, ठीक है ना। और इसी में कहीं कहीं पर कोई किताब में जो भी हम 4 भाग इसको बताए, भाबर, तराई, खादर और बांगर, इसके अलावे रेह, ठीक है ना, और एक पॉइंट रेह और दूसरा भूड़, ये भी होता है। अब रेह क्या होता है और भूड़ क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एक एक लाइन का है, उसको समझ लीजिए आप, लेकिन एग्जाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रेह क्या होता है? रेह जो है वह और भूड़, ये दोनों किस क्षेत्र में होते हैं? बांगर वाले क्षेत्र में ही होते हैं। किस में होते हैं? बांगर वाले क्षेत्र में। जो बांगर क्षेत्र होता है ना, उसी में होता है। पहले तो आप इसको ये पॉइंट याद रखिए कि रेह और भूड़ ये दोनों बांगर वाले क्षेत्र में ही होते हैं। अब रेह का क्या विशेषता है? रेह कैसे अलग है? तो वैसा भूभाग जहां पर जमीन के परत पर सफेद कलर का, ठीक है ना, जमीन के परत पर सफेद कलर का परत जम जाता है, जो नमकीन होता है, ठीक है ना, लवण युक्त होता है। कैसा होता है? लवण युक्त। लवण युक्त मिट्टी, जहां लवण युक्त मिट्टी होता है मतलब सफेद कलर का परत बन जाता है, ठीक है ना। आप इसको समझ गए होंगे। सफेद कलर के परत वाला वैसा भूभाग जो लवण युक्त मिट्टी का होता है बांगर वाले क्षेत्र में, उसको रेह बोलते हैं, ठीक है। और भूड़ क्या होता है? भूड़ जो होता है वैसा बांगर वाला क्षेत्र जहां पर पुराने जलोढ़ निक्षेप का, जो पुराने जलोढ़ मिट्टी है उसका जो होता है क्षरण हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसका अपर्दन हो जाता है। तो उसका जब क्षरण या अपर्दन होने के बाद क्या होता है कि नुकीली या कंकड़ पथरीली वाले कुछ ऊंचा भूभाग दिखने लगता है, ठीक है ना। ऊपर से जब मिट्टी का कटाव हो जाता है, जो भी मान के चलिए कि ये कंकड़ पत्थर है, इसके ऊपर मिट्टी जमा हुआ है, जब इस मिट्टी का क्षरण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यह कंकड़ पत्थर वाला जो भाग है वह ऊपर दिखने लगेगा। तो यह जब ऊंचा उठा हुआ भाग जो है, ठीक है ना, तो यह जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, यानी कि जलोढ़ निक्षेप का जो मिट्टी जमा हुआ है उसका जब क्षरण हो जाता है ऊपर से, तो ऊपर क्या दिखने लगेगा? कंकड़ पत्थर दिखने लगेगा, और वही ऊंचे उठे हुए भाग को भूड़ कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे भाबर, तराई, खादर, बांगर और रेह और भूड़ क्या होता है। तो एक पॉइंट और आप लिख लीजिए, खादर को बेट और बांगर को धाया या घाया, ठीक है ना। यह पंजाब में खादर को बेट कहा जाता है और बांगर को धाया कहते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत प्रश्न आ चुका है, आप इसको भी नोट कर लेंगे कि बेट किस एरिया में कहा जाता है या बेट किसको कहा जाता है। तो बांगर को कहां पर? तो पंजाब में। और बांगर को पंजाब, खादर को बेट कहा जाता है कहां पर? पंजाब में। और बांगर को धाया कहा जाता है कहां पर? पंजाब में। यानी कि पंजाब में बांगर को क्या कहते हैं? धाया, और खादर को बेट। तो इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, या इसका कहाँ यह स्थित है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कितने भागों में इसको बांटा गया है। अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा तटीय मैदान, ठीक है ना। यह जो आप तट देख रहे हैं, इस तट पर भी मैदानों का निर्माण हुआ है। इस तटीय मैदान के बारे में हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं कहूँगा, आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक ज़्यादा किया कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप आते हैं और वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी आप तक मिल जाएगा और मुझे हौसला भी मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।